सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, द्वितीय स्तर का प्रारंभ हो गया है पाठ्यक्रम का, और जो पाठ्यक्रम है आपका हिंदी विषय का वो भेज दिया जाएगा। उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिख लेंगे। तत्पश्चात ये अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज हम जो अध्याय कर रहे हैं वो है वसंत पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में लेखक ने माना कि मतलब हमारे समाज में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, चारों ओर बुराइयां व्याप्त हैं, चोरी डकैती, खून खराबा, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन हो चुका है हमारे समाज का। लेकिन इसके बावजूद भी इस निबंध द्वारा लेखक ने प्रमाणित किया है कि हमें पूर्णतया निराश नहीं हो जाना चाहिए। आज भी हम समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं कि कहीं पर रक्त दान किया जा रहा है, कहीं पर योग शिविर लगाए गए हैं, कहीं पर पौधारोपण किया जा रहा है स्वास्थ्य वर्धन के लिए, और कहीं पर वस्त्र बांटे जा रहे हैं। अब कोरोना काल में ही हमने देखा है कि कैसे जो श्रमिक वर्ग हर प्रकार से जुड़े हुए लोग थे, बिल्कुल बेचारे मतलब इस लॉकडाउन की वजह से बंद कर रह गए हैं। उनकी आजीविका का कोई साधन ही नहीं बचा है, जो फेरी लगाकर कार्य करते थे। तो इस प्रकार के लोगों की सहायता के लिए कैसे समाज सेवी संस्थाएं एकजुट हो गई हैं। या फिर हम उस दौरान भी देखते हैं जब कहीं पर भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो कैसे लोग मदद करने को लालायित हो जाते हैं। राहत कोष में राशि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब क्या चीज़ है ये सब? इससे क्या तात्पर्य हुआ कि हमें पूर्णतया निराश नहीं हो जाना चाहिए। समाज में आज भी अच्छाइयाँ मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी एक दूसरे को संबल प्रदान करने के लिए। तो हमें पूर्णतया निराश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि आशावादी बने रहना चाहिए। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने इसी बात को प्रमाणित उजागर किया है। इस पाठ पर आ जाते हैं हम, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ पर यानी कि समाज में फैली हुई, देश में फैले हुए शोषण को देखकर, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को देखकर, ऐसे माहौल को देखकर कभी कभी निराशा के गर्त में चला जाता है मेरा मन। लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो निराश हो जाता है ऐसे माहौल को देखकर, समाज में चारों ओर बुराइयों को देखकर। समाचार पत्रों में मतलब प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं और उनमें कैसी खबरें आती हैं, चोरी की, ठगी की, डकैती की, भ्रष्टाचार, शोषण, इस प्रकार के समाचारों से अखबार जो हैं, समाचार पत्र जो हैं वो भरे रहते हैं। और ऐसे समाचार पढ़ पढ़ के हमारा मन निराशा से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर जो दोषारोपण किया जाता है, लांछन लगाए जाते हैं, एक दूसरे के चरित्र में, आचरण में जो दोष ढूंढे जाते हैं, देखे जाते हैं, उनसे आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि ऐसे माहौल में निराशा का घर कर जाना स्वाभाविक है। जब चारों ओर हम ऐसे समाचारों को पढ़ेंगे, निराशा से भरे हुए समाचारों को पढ़ेंगे, बुराइयों से व्याप्त समाचार को पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी निराशा का होना स्वाभाविक हो जाएगा। आशा की किरण जाती रहेगी। तो ऐसे में ये लगता है कि जैसे ईमानदार व्यक्ति कहीं पर रह ही नहीं गया है, चारों ओर बेईमानी का ही बोलबाला हो गया है, नहीं रह गया है। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि
व्यक्ति की अच्छाइयों को तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ तो दिखाई ही नहीं देती हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ उसके अंदर नज़र आने लगती हैं। तो एक सीधे सच्चे इंसान में भी हम बुराइयों को ही ढूंढते हैं, उस पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, यानी कि जो जितना ज़्यादा तरक्की कर जाता है इंसान, जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, जितनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है वो, उस पर उतनी ही संदेह की दृष्टि रहती है कि पता नहीं कि कितनी मतलब बुराइयों के द्वारा वो यहाँ तक पहुँचा है, उस पर और भी ज़्यादा संदेह की दृष्टि रहती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी कार्य नहीं करता, एक साधारण सामान्य सी दिनचर्या जीता है, जो उस पर वो लोगों की नज़र में ही नहीं आता है व्यक्ति, तो उस पर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया जाता, वो चर्चा का विषय ही नहीं होता व्यक्ति। चर्चा का विषय कौन होता है? जो कुछ बन जाएगा, ऊंची पदवी पर पहुंच जाएगा, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, अनेक बुराइयां उसके अंदर ढूंढी जाती हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि मनुष्य की हमारी मनोवृत्ति, हमारा मन कैसा है बेटा, हम लोगों की अच्छाइयों को तो गिनते ही नहीं हैं, उनकी अच्छाइयों को देखते ही नहीं हैं। हम उसमें अगर उसमें 14 गुण हैं और बाकी अवगुण हैं, तो हम जो उसके अंदर थोड़े बहुत जो गुण हैं उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको गिनते ही नहीं हैं। उसकी अच्छाइयों को कोई नहीं देखता है, सिर्फ उसके दोषों को, उसकी बुराइयों को ढूंढा जाता है और नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। दोष किस में नहीं होते, यानी कि मनुष्य दोष हर किसी में होते हैं, दोषों का पुतला है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें थोड़ी बहुत दोष ना हो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक माना जा रहा है। यानी कि लोगों की मानसिकता कैसी हो चुकी है, लोगों की सोच कैसी हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति को हम दोषी ही समझते हैं, उसके अवगुणों को ही देखते हैं, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही रही, अगर समाज में बिल्कुल ऐसा ही माहौल रहा, अगर हम बुराइयां ही बुराइयां देखेंगे, तो इंसान पर से विश्वास ही उठ जाएगा और फिर विश्वास नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी। तो फिर इस सृष्टि का आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा, मनुष्य का आगे की ओर विकास करना मुश्किल हो जाएगा। चारों ओर सिर्फ संशय के घेरे में ही इंसान ग्रसित रहेगा, एक दूसरे पर शक की निगाहों से ही एक दूसरे को देखेंगे लोग। तो ऐसी स्थिति एक स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। स्वस्थ समाज में मतलब इस प्रकार की स्थिति का होना बिल्कुल ही हानिकारक है, वो समाज विकास की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्या यही भारतवर्ष है? यहाँ पर कवि प्रश्न करता है कि जो मतलब भारतवर्ष जिसकी महानता का गुणगान किया जाता रहा है, क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना, यानी कि हमारे देश को आज़ाद करवाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए इतने कष्ट सहे, क्या उन्होंने ऐसे ही भारत देश का सपना देखा था? क्या यह वही भारत देश है? रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मदन मोहन मालवीय का, यानी कि जो महान संस्कृति और सभ्यता पर आधारित जो भारत देश था, क्या यह वही भारत देश है? यहाँ पर प्रश्न कर रहा है लेखक, प्रश्नात्मक शैली में यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या यह वही भारतवर्ष है
जो कभी जिसकी संस्कृति और सभ्यता महान देशों में जिनकी गिनती होती थी, जिसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत महान थी, महान रही थी, भारतवर्ष किस अतीत की गहूर में डूब गया। यानी कि वो संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण भारतवर्ष न जाने किस अंधेरी काली गुफा में मतलब डूब चुका है, उस अतीत में समा चुका है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यानी कि आर्य और द्रविड़ की संस्कृति, हिंदू और मुसलमान की संस्कृति, यूरोपीय और भारतीयों की संस्कृति के आदर्शों का मिलन स्थल ये भारत देश ही था। यहाँ पर ये सारी संस्कृतियों का संगम स्थल था ये। तो वो संगम स्थल, वो महान समुद्र, क्या वो सूख गया है? यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है कि वो कहाँ गया, इतना महान देश जिसको बनाने में महात्मा गांधी ने और लोकमान्य तिलक ने, इतने सारे महान देशभक्तों ने अब स्वयं को इतने कष्ट पहुँचाए, इतने कष्ट सहे उन्होंने, और उसके पश्चात इस देश को आज़ादी दिलवाई। और इस प्रकार की महान संस्कृति और सभ्यता से युक्त देश कहाँ चला गया, वो कहाँ पर है वो? मेरा मन कहता है ऐसा ही सही, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कवि लेखक का दृष्टिकोण आशावादी है। उसका मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि देश की महानता, देश के जो ये मानवीय मूल्य हैं, हमारे देश के जो परोपकार का भाव है, सद्भावनाएं हैं, लोगों की जो बंधुत्व भाव है, ये सब जो ईमानदारी है, ये सब समाप्त हो गई हैं। ऐसा लेखक नहीं मानता है कि ये पूर्णतया इनका अंत हो गया है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि जो हमारा ये देश है, ये महान मनीषियों, ऋषि मुनियों, महान आत्माओं की भूमि है और ये भविष्य में भी रहेगी। तो यहाँ पर लेखक का आशावादी दृष्टिकोण सामने आया है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, यानी कि वर्तमान समय में ठीक है, चारों ओर बुराइयां फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, नैतिक पतन हो चुका है, चोरी डकैती हो रही हैं। माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी हैं वो पिस रहे हैं। यानी कि जो ईमानदारी का दामन थामे हुए हैं, जो सच्चे भोले भाले जो इंसान हैं, वो एक अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो झूठ का दामन थामे हुए हैं और धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट का आचरण लिए हुए हैं, वो उनका रोजगार फल फूल रहा है, वो धन संपदा से परिपूर्ण हैं। ठीक है, ऐसा माहौल है, हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी का दामन थामे हुए हैं लोग, उनको मूर्ख, उनको भीरू प्रवृत्ति का डरपोक दब्बू इंसान समझा जाता है। और इस प्रकार के लोग सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामने को मजबूर हैं। बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि अगर समाज में ऐसा माहौल होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऐसे में लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा और जो महान मानवीय मूल्य हैं वो धराशायी हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मतलब ये अवश्य है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, इस निबंध में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें पूर्णतया निराश नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा माहौल है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे इंसान इस देश में भरे हुए हैं, ऐसी समाज सेवी संस्थाएं धर्म के नेकी के कार्य कर रही हैं
कि जो हमें आशा की किरण प्रज्वलित किए हुए हैं। तो ऐसा हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप इससे संबंधित हमने ये एक पाठ किया है, पेज किया है, और इससे संबंधित आप एक प्रश्न इसमें लिखेंगे कि आप अपने से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जहाँ पर आप में आशा की किरण जगी हो। किसी परिवार में किसी ने ऐसा अच्छा कार्य किया हो, अड़ोस पड़ोस में ऐसा अच्छा कार्य किया हो, यानी कि अच्छाई से परिपूर्ण किसी घटना का वर्णन करेंगे जो सच्ची घटना हो। ठीक है, धन्यवाद।